तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा क्या क्या निर्धारित किया जाता है, इनमें से बताइए। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर या पीएलआर। देखिए बैंक रेट जो है वो आरबीआई निर्धारित करती है, करेक्ट है। सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, वो भी आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और एसएलआर भी आरबीआई के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है, पीएलआर नहीं। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो साख नियंत्रण के तहत गुणात्मक और परिणामात्मक साख नियंत्रण के तरीकों को अपनाता है, जो आरबीआई है। जिसमें परिणामात्मक जो नियंत्रण के तहत 4 तरीकों को अपनाता है ये, बैंक दर, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं और एसएलआर। पीएलआर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है। वह दर जिस पर जो जो कॉमर्शियल बैंक हैं और आरबीआई को उधार देते हैं किस नाम से जानी जाती है, बताइए। बैंक रेट तो है नहीं क्योंकि आरबीआई का है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या ब्याज दर। देखिए रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित खुले बाजार की क्रियाओं के तहत रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर आता है, जिसमें रिवर्स रेपो दर के तहत भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है वापस। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, बताइए। देखिए जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है ना, अपनी रुपए की वैल्यू कम करता है, तो निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं और आयात जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं और आयात जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है बहुत। देखिए मुद्रा अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के रूप में जानबूझकर कम करना होता है। अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस कमेटी ने की थी। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा केलकर कमेटी। केलकर कमेटी ने या केलकर समिति ने निजी आयकर पर छूट की सीमा 2 गुनी करने तथा द्विस्तरीय कर ढांचा प्रस्तुत करने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न तय करती है, बताइए। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न तय करती है, मूल्य या मूल्य, दाम एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या बोलते हैं इसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु, देखिए कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा प्रमुख कृषि उपयोग के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अति उत्पादन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिरने से रोकना। इस प्रकार किसानों के हितों का संरक्षण होता है। जब कृषि उपज का बाजार मूल्य घोषित समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकार स्वयं समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने को तैयार रहती है। ये यहाँ पर उपज है, कृषि उपजों के। क्रिसिल क्या है? निर्यात संवर्धन करता है, ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है, गलत है। उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्रिसिल जो है कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। क्या करता है क्रिसिल? कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। देखिए एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग ऐसे मामलों में अपना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने में मदद करती है। क्रिसिल जो है ना, इस प्रकार की रेटिंग देने वाली एक वैश्विक एनालिटिकल कंपनी है जो जोखिम और पॉलिसी सलाहकार सेवाओं के साथ साथ रेटिंग, रिसर्च आदि प्रदान करती है। यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने देश में क्रेडिट रेटिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, क्रिसिल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 ये है और सूची 2 है। एक में है संगठन का प्रकार और दूसरे में है महत्वपूर्ण लक्षण। बताइए मिलान कीजिए इनका। एकल व्यापारी के सामने लिखा है जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, साझेदारी के सामने कमजोर वर्गों की उन्नति, सहकारिताएं, संविदात्मक संबंध और सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक सीमित कंपनी के सामने लिखा है असीमित दायित्व। बताइए। देखिए जो मिलान होगा यहाँ पर, एकल व्यापारी का होगा असीमित दायित्व से। एकल व्यापारी के पास असीमित दायित्व होते हैं। साझेदारी में संविदात्मक संबंध होता है। सहकारिताएं कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए, और सार्वजनिक सीमित कंपनी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या
सार्वजनिक सीमित कंपनी, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। तो ए का क्या हो जाएगा 4 और बी का क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक है क्या है? साख, सरकारी साख संरचना का या वाणिज्यिक बैंकों का? भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक है सरकारी साख संरचना का। भूमि विकास बैंक है सरकारी साख संरचना का। क्वेश्चन नंबर 9 है, सैनवेट। सैनवेट का संबंध किससे है बताइए? सैनवेट का संबंध किससे है? सैनवेट सीमा शुल्क से, मूल्य वर्धित कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से या केंद्रीय बिक्री कर से? सैनवेट, सैनवेट का संबंध किससे है? मूल्य वर्धित कर से। किससे है सैनवेट का संबंध? मूल्य वर्धित कर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुजरात निम्न फसलों में से किस एक का मुख्य उत्पादक है? गुजरात निम्न में से किस एक का मुख्य उत्पादक है बताइए? देखिए, गन्ने का तो उत्तर प्रदेश है, गेहूं का भी उत्तर प्रदेश है, नारियल का तमिलनाडु है, तो गुजरात किसका हो गया? बाजरे का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक बहुत सारे कार्यों को करता है, जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, और साख का नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण करना। साख सृजन नहीं करता है ये। इसके अलावा क्या क्या करता है बैंक? नोटों का निर्गमन करता है, सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है। साख सृजन नहीं करता, साख नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप कौन सा है? यह है थोक मूल्य सूचकांक। कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति मापा जाता है। नंबर 13 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार किसने प्रदान कराया? कृषि, निर्माण कार्य, परिवहन एवं संचार, सबसे ज़्यादा विनिर्माण ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार प्रदान कराया था विनिर्माण ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न बन सकते हैं कुछ 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी ऊर्जा क्षेत्र के लिए। किसके लिए? ऊर्जा क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न 15 निम्न कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है। कौन सा कारण है? इनमें से कौन सा कारण है? देखिए, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है और इसी कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतें अधिक हैं, मजदूरी कम दी जाती है। नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष संस्था है, सिडबी भी शीर्ष है और नाबार्ड भी शीर्ष है। राज्य सहकारी बैंक शीर्ष संस्थाएं नहीं हैं। राज्य सहकारी बैंक जो हैं वो शीर्ष संस्थाएं नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत निर्माण का इनमें से कौन सा अंश नहीं है? भारत निर्माण का इनमें से कौन सा अंश नहीं है बताइए? कौन सा अंश नहीं है भारत निर्माण का? कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण आवास, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण टेलीफोन है, ग्रामीण आवास भी है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सीधे सीधे। कृषि आधारित उद्योग जो है वो इसमें शामिल नहीं है। देखिए, गांव में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कब किया था? ये 2005 में किया था, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और भारत निर्माण योजना में सिंचाई है। भारत निर्माण योजना में क्या क्या है? सिंचाई व्यवस्था, सड़क है, सिंचाई है, सड़क है, आवास है, आवास है, और क्या है? जलापूर्ति है, विद्युतीकरण है तथा ग्रामीण दूरसंचार शामिल किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो करंट अफेयर से नहीं जोड़े जाते। वो 2005 की योजना है, 10 की है, 12 की है, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई है कई बार। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? कौन सा है इसमें? मांग जमाएँ, सावधि जमाएँ, अंतर बैंकिंग देनदारियाँ, अन्य उधार ली गई राशियाँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अन्य उधार ली गई राशियाँ। अन्य उधार ली गई राशियाँ जो हैं वो भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं करता है। मनरेगा क्या नहीं करता है इसमें? समावेशी समावृष्टि को प्रोत्साहन, मजदूरी रोजगार गारंटी,
देखिए ये भी करता है, ये भी करता है। ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि, ये भी करता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी, ये गलत है। देखिए प्रत्येक ग्रामीण के परिवार को नहीं, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले हर परिवार के प्रत्येक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, सभी नहीं। रिपीट हो गया क्या? चलिए इसका आंसर है, यही गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ये है। कृषि का पुनरुद्धार कीजिए, ये भी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, ये भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं। और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 20 प्रश्न थे ये भारतीय अर्थव्यवस्था के। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं सबका प्लेलिस्ट में लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।